सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, आप लोगों को पीछे की जो वीडियोस देखने के लिए बोल रहा था मैं, जो डीएसएसबी के लिए जो वीडियोस पढ़ रही हैं उन्हें आप देखो और उनकी नोट मेकिंग करते हुए चलो, ठीक है। एक और चीज़, जो डीएसएसबी के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं डीएसएसबी के, और स्पेशली जो एग्ज़ाम कब से हुए हैं 2015 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स में जीए के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को डाला जाए। तो अभी जो चंक चल रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, वो चल रहा है पॉलिटी वाला। तो हम पॉलिटी के अंदर ये सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। पॉलिटी में भी एमसीक्यूज जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, सेकंड लेक्चर है ये। इससे पहले वाला हमने कर लिया था, ठीक है। और हो सकता है कल इसका लास्ट लेक्चर हो पॉलिटी का, यानी मोर और लेस जितने भी क्वेश्चन आए थे, 30 35 40 क्वेश्चन जो भी थे, उन सबको हमने कवर कर दिया है। तो संडे वाले दिन इसका एक टेस्ट रख देंगे, रिवीजन क्लास कह लो, जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को बस फटाफट आप आंसर देते हुए चलना, और फिर हम उसको क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। या मंडे को रख लेंगे, जो भी आप डेट बोलोगे मैं उस पर उसको क्या कर लूँगा, कवर कर लूँगा। एक बात तो क्लियर हो जाती है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को ध्यान से करते रहो, अपने आप को डे बाय डे ट्रैक करते रहो कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, यू कीप मोटिवेटेड कि हाँ भाई मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम बहुत दूर है, घर से बाहर जा नहीं सकते हो, रिफ़्रेशमेंट का कोई और तरीका है नहीं, और इसलिए अपने आप को खुद ही अपने आप को क्या देने की ज़रूरत है, दिलासा देने की ज़रूरत है। ठीक है यार, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अपने आप को थोड़ा थोड़ा टास्क देते रहो पर डे का, जिससे आप थोड़ा सा क्या कर सको, अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो चलो हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सुमित मिश्रा है, और इस सेशन को करते हैं फिर अच्छे से। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि बोल रहा है निम्नलिखित में से, यानी भारत के चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कौन सी बात सत्य है, कौन सी वो बात है जो सही है। तो पहले तो ये जान लो कि ये चुनावी बॉन्ड होता क्या है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको बात समझ में नहीं आएगी। चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, एक तरीके का कह लो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सपोज करो कि मान लो आप एक पार्टी है, सपोज करो बीजेपी है, ठीक है। अब बीजेपी को या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं टीएमसी को, आप कोई पैसा देना चाहते हो, तो आप पैसा कैसे दे सकते हो। कोई डोनेशन देना चाहते हो तो आप डोनेशन कैसे दे सकते हो। आपको डोनेशन देने के लिए आप जा कर के सीधा पार्टी को पैसा दे सकते हो, दे सकते थे पहले, अब नहीं दे सकते। अब क्या करना होगा, आपको एसबीआई के पास जाना पड़ेगा। एसबीआई आपको क्या करेगा, एक बॉन्ड इशू करेगा। मान लो आपने 10,000 का बॉन्ड इशू करवाया कि मुझे 10,000 रुपये किसी पॉलिटिकल पार्टी को देनी है। अब इस बॉन्ड के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होता है, और ना ही किसी देने वाले का नाम होता है, ठीक है। ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा और ना ही किसी देने वाले का नाम होगा, ठीक है। अच्छा, और इस सिचुएशन में अब आपको विदिन कितने 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा, इसको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर देना होगा, डोनेट कर देना होगा एज अ डोनेशन। इसी कागज़ को क्या बोला गया है, चुनावी बॉन्ड बोला गया है। और ये किसे दिया जाता है, ये केवल एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा ही नगदीय कराया जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उसको दिया जा सकता है जो बेसिकली जो पार्टी क्या है, जो पार्टी आपकी क्या है, रजिस्टर्ड है, उसी को ही सिर्फ चुनावी बॉन्ड लेना स्वीकार करने की क्या है, परमिशन है। और वही जाके इसको क्या करा सकती है, कैश करा सकती है। अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि आपने चाउमीन खाई होगी, चाउमीन खाते वक्त आप क्या करते हो, आप एक टोकन परचेज करते हो। आपने टोकन परचेज करने के बाद आपके हाथ से वो टोकन गिर जाए और वो टोकन मेरे को मिल जाए, तो चाउमीन कौन ले सकता है, मैं ले सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से, अच्छा चाउमीन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मम्मी को ला के दूंगा, वो टोकन तब देंगी नहीं। अरे उस चाउमीन वाले के कॉर्नर वाले जो उसका जो क्या कह सकते हैं स्टॉल लगा करके बैठा है, उसी को उस टोकन को देने के बाद वो क्या करेगा, आपको चाउमीन खिलाएगा। उसी तरीके से चाउमीन वाली पार्टी कौन सी हो गई, यहाँ पर हमारी पार्टीज हो गई। और जो जहाँ से आपने क्या करा, टोकन कटवाया है, वो क्या हो गया आपका, वो हो गए क्या आपके, वो हो गया आपका एसबीआई। और जो टोकन कटवा रहा है वो हो गए हम लोग, ठीक है।
क्लियर हो गई बात यहाँ पर। चुनावी बॉन्ड कौन ले सकता है? केवल एक योग्य राजनीतिक दल ही इसको ले सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए हैं क्योंकि इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो आगे क्या डिसीजन आ सकता है, ये एक अलग मुद्दा है। क्लियर है बात यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन, यानी जो आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने बनाया है? कौन है इसका डिज़ाइन बनाने वाला? तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है उसका डिज़ाइन जो तैयार करा है वो करा है किसने? पिंगली वेंकैया ने इसका क्या करा है? डिज़ाइन तैयार करा है, पहली बात। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय ध्वज आज देख रहे हो आप भारत का, उसकी पहली बार उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करने का जो क्रेडिट जाता है, ठीक है, वो जाता है किसका? 1921 में किसके द्वारा? इन आपके क्या गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको क्या करा था? प्रस्तुत किया था। एक बात और याद रखना। अच्छा, भारत ने इसको कब अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने इसको 22 जुलाई 1947 को क्या करा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय ध्वज का मतलब रेशियो क्या होता है, तो याद रखना इसका रेशियो क्या रहता है? 3:2 का रेशियो रहेगा। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई डाउट इस बात में? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है, यानी किसने इसे अपने हाथों से लिखा है? तो अगर हस्तलिखित की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान समझ लेना, मूल संविधान को, तो इस मूल संविधान को जो हाथों से लिखने का काम किया वो क्या है? प्रेम बिहारी क्या रायजादा जी ने, रैन रायजादा जी ने इसको क्या करा? अपने हाथों से लिखा है। क्लियर है बात यहाँ पर? यानी हैंड रिटन लिखने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? रायजादा जी को जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान यानी मूल संविधान को बनाया गया था तो उसके अंदर कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, ये बात मैंने कल भी बताई थी। और भाग कितने थे इसके अंदर? बताओ, बोलो, भाग कितने थे इसके अंदर? 20 भाग थे, सॉरी 22 भाग थे, 25 हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो मूल संविधान था बच्चों वो 2 माह, ये तो खैर सभी को पता होगा, 11 महीने 2 साल, सॉरी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। अच्छा, इसके ऑथर कौन माने जाते हैं? इसके ऑथर माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्रेडिट जाता है जिन्होंने पूरे संविधान सभा को, मतलब पूरे क्या कहते हैं, संविधान को बनाया। क्यों ये क्रेडिट दिया गया इनको? क्योंकि ये इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, क्या थे? चेयरमैन थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है? ये स्वरूप समिति की बात हो रही है। स्वरूप समिति वो समिति है या वो कमेटी बनाई गई 7 लोगों की जिसका काम था संविधान को बनाना। संविधान को बनाने का काम किसने किया? डॉक्टर, और उस समिति के अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, जो संविधान सभा बनाई गई जिसका काम क्या था? आपका कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करना था, संविधान सभा, ठीक है भाई साहब, उसको क्या करा गया? उसको, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये कब? तो ये 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या स्थायी रूप से क्या चुना गया था? संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। क्लियर है बात यहाँ पर? ये सारी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन बहुत ना, मतलब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग से कोई रॉकेट साइंस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर, बस आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। अगर आप अवेयर हो तो आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपने 2-3 बार रिवाइज करा है, तो आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को क्या कर सकते हो। इतना बड़ा कुछ मतलब अनोखा नहीं है। और देखो अगर आप जीए के 20 क्वेश्चन में थे, ठीक है, जीए के आपके 20 क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर रहे हो? कहाँ है मेरा कर्सर? एक तो मेरा कर्सर ही समझ में नहीं आता कहाँ चला जाता है। एक सेकंड रुको यार, ये बंद कैसे होगा? हैं
अगर आप जीए के 20 क्वेश्चन के अंदर से अगर 15 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप समझ लो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 18 क्वेश्चन, 15 से 16 17 क्वेश्चन ठीक करना डीएसएसबी के अंदर इट्स नॉट अ बिग डील। आप अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करो, थोड़ा सा अवेयर रहो, थोड़ा सा मतलब अगल बगल अपनी किताबों को ध्यान दो, अगल बगल की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्या हो रहा है देश दुनिया के अंदर, तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, टैगल कर सकते हो, ट्रस्ट में। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारत के पहले विदेश मंत्री के बारे में। भारत के पहले विदेश मंत्री की बात की जाए तो याद रखना वो कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी तो याद रखना कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है जी। इंदिरा गांधी सबसे पहली विदेश मंत्री थी। और दूसरी बात, इंदिरा गांधी पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, पर इंडिपेंडेंट नहीं थी तो इसलिए इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, पर हाँ एज अ पीएम इन्हीं के पास क्या था, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्होंने अपने अंडर में ले रखी थी। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो महिला बनी, और यह कह सकते हैं दूसरी और अभी तक के लिए आखिरी, वो कौन है आपकी, सुषमा स्वराज, ठीक है। इनका निधन हो गया है, आपको पता ही होगा वैसे तो। सुषमा स्वराज जी बनी थी। इस समय कौन है, तो इस समय जो हैं वो हैं आपके जयशंकर। याद रख पाओगे नाम इनका, पेपर के अंदर पूछा जाएगा। ये विदेश मंत्री क्या करता है, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री का काम होता है विदेशों के साथ अपने रिश्तों को बना करके रखना। हमारे जो विदेश हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, हमारे नेपाल हो गया, यूएस हो गया, इजराइल हो गया, इन सभी के साथ जो वार्तालाप होता है, जो इनसे बात करनी होती है, कोई डील करनी होती है, उस चीज़ को ध्यान रखता है कौन, आपका विदेश मंत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम विदेश सचिव, अब ये भी बड़ा ध्यान समझ लेना, जो विदेश मंत्री होता है ना, उसका जो सचिव होता है, जो उसका सेक्रेटरी होता है, उसको कहा जाता है विदेश, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, विदेश सचिव। अच्छा, और विदेश सचिव कौन है, कौन थे पहले विदेश सचिव कौन थे, तो याद रखना के पी एस मेनन। केपीएस मेनन जो थे वो सबसे पहले विदेश सचिव थे, और किसके बने होंगे, जाहिर सी बात है ये बने होंगे किसके, एपीजे अब्दुल कलाम के। और कब से कब तक थे, तो 1 अप्रैल 1948 से लेकर के, और ये रहे थे 21 सितंबर 1952 तक, ठीक है जी। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इस समय कौन है, तो इस समय 33वें, ठीक है, जो विदेश सचिव हैं वो हैं कौन से आपके, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला, याद रहेगी बात। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये ज़्यादातर ना बहुत मोस्ट चांसेस होते हैं, कौन होते हैं, आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर जो जाते हैं, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके जो जाते हैं और जिनको बहुत साल हो जाते हैं सर्विस करते हुए, उनमें से किसी एक को क्या बनाया जाता है, विदेश सचिव बनाया जाता है। ये वो है जो विदेश मंत्री को राय देने के लिए, उसकी मदद के लिए ये रखा जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर, डाउट क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र हेतु विशेष दर्जे से संबंधित है। आपको पता है कि जो आर्टिकल 370 है वो किससे संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर से। और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 बेसिकली राज्यों को विशेष दर्जा देते हैं। आर्टिकल 371 ए बी सी ये कई सारे राज्यों से डील करता है। आर्टिकल 371 जे जो है बच्चों, वो विशेष दर्जा देता है किसको, हैदराबाद और कर्नाटक वाले क्षेत्र को। अब ध्यान से समझ लेना इस बात को, बहुत ध्यान से। पहली बात तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, हैदराबाद कर्नाटक वाले क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है कल्याण
और कर्नाटक, याद रखना ये बात, कल्याण और कर्नाटक। अब आप बोलोगे सर आर्टिकल 31 जो 371 जे है इसमें क्या क्या सुविधा दी जा रही है, तो ध्यान से समझो। इसके अंदर जो सुविधा दी जा रही है, पहली बात तो बोला गया कि ये एरिया, जहाँ पर भी एरिया है, जितना भी एरिया है, वो अपना विकास बोर्ड स्थापित कर सकता है, ठीक है। यानी इस एरिया को विकसित करने के लिए एक बोर्ड की क्या करेगा, स्थापना करेगा। बेसिकली बैकवर्ड एरिया है और इसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी, राज्यसभा, साथ ही साथ राज्य की विधानसभा के अंदर भी क्या करी जाएगी, रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये धन को लेकर के क्या कर सकते हैं, धन के आवंटित करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि भाई इस स्पेशल क्षेत्र में कितना धन क्या करना है, आवंटित करना है। और नौकरी और शिक्षा के मामले में भी निर्णय लेने का अधिकार होता है यहाँ पर। क्लियर है बात, डन बात एकदम, कि नौकरी शिक्षा को लेकर के कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। और ये राइट कौन देता है इनको, आर्टिकल 370A का पॉइंट जे। इसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारे पॉलिटी की क्लास के अंदर, ठीक है। पॉलिटी की क्लास चल रही है, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हो, वो सभी के लिए यूज़फुल है। आप यूपीएसआई पढ़ रहे हो, डीएसएसबी पढ़ रहे हो, एसएससी पढ़ रहे हो, आप और कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो जो वनडे एग्ज़ाम है, उस सब के लिए वो क्लासेस क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में, क्या, लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने। यानी देखो यहाँ पर समझना, जो लोकसभा होती है वो आपका निम्न सदन है, बात मैं आपको बता चुका हूँ। लोकसभा के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक होगा कौन सा आपका, जो पक्ष में होता है, और दूसरा जो विपक्ष होता है। यानी ये कहने का मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी होती है एक, और एक आपकी ऑपोजिशन होती है। अब ध्यान से समझना, जो पक्ष में होता है उसका जो नेता होता है वही क्या बनता है, नेताजी क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। और विपक्ष के नेता को क्या माना जाता है, उसे अल्टरनेटिव पीएम माना जाता है, वैकल्पिक पीएम माना जाता है। कि भाई कल को जो पक्ष के नेता के पीएम अगर ना रहे और मान लो सीट गिर जाती है तो विपक्ष को मौका मिलता है, ठीक है। और ये औपचारिक रूप से किसको दिया गया, राम शुभांग सिंह जी को क्या करा गया, इसके लिए चुना गया था। कौन सी पार्टी से, आईएनएस पार्टी से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। एक बात और याद रखना, ये कब तक रहे, तो ये 1969 से लेकर के और 1970 तक रहे थे, एक साल तक। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, कि जो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो क्या होता है आपका स्पीकर जो होता है, ठीक है, वो क्या कर, वो अगर वो जो होता है वो क्या कहते हैं उसको भी अपॉइंट कौन करता है, उसको यहाँ की लोकसभा के लोग ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। लोकसभा के सदस्य ही द्वारा वो क्या जाता है, चुनाव होता है उसका। एक बात और याद रखना कि जो आपका विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष के नेता या विपक्ष की सीट के लिए, विपक्ष पार्टी के लिए लोकसभा के अंदर आपको एक मतलब 1/10 सीट क्या होनी चाहिए, जीता हुआ होना चाहिए। यानी 545 सीटों में से, ठीक है, अगर हम 1/10 निकालते हैं तो यानी मिनिमम कितनी, 55 सीट उसके पास होगी, तभी वो दल, वो बेसिकली पार्टी क्या कहला सकती है, विपक्ष कहला सकती है। क्लियर है बात। हालांकि 2014 से भारत के पास कोई विपक्ष का ऑफिशियल नेता नहीं है, ठीक है, औपचारिक रूप से नेता नहीं है। क्लियर बात, चलें आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा प्रोविज़न है भाई साहब, बहुत ही प्यारा प्रोविज़न है, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। क्या है, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। देखो, जब भी कभी देश के अंदर क्या नहीं काम कर रही हो, संसद नहीं चल रही हो। अब कई बार ऐसा होता है जैसे अभी कोविड चल रहा है और संसद का सत्र ना बुलाया जाए, और संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई भी क्या करना है, कानून पास कराना है या कानून को क्या करना है, लागू करना है, और लग रहा है कि ज़रूरी है, ठीक है, उसे लागू करने के लिए आपके राष्ट्रपति को कुछ पावर दी गई है। और ये पावर क्या दी गई है कि वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अंदर।
वो एक तरीके से कह सकते हो आदेश जारी कर सकता है, ठीक है, कि आज से ये नियम लागू हो जाता है। और ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। और ये कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? तो ये मैक्सिमम जो टाइम वैलिड रह सकता है वो रह सकता है कब तक? 6 मंथ तक। 6 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं होगा। 6 महीने के अंदर अंदर इस पर कानून बनना चाहिए संसद द्वारा। अगर संसद द्वारा इस पर कानून नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा और ये कानून रद्द हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आ गई? तो अध्यादेश जारी करने की भी पावर 2 जगह पर है। अगर देश की बात की जाए तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य की बात की जाए तो कौन करता है? राज्यपाल। कंडीशन बिल्कुल सिंपल ही है कि राज्यपाल भी जब भी काम करेगा जब विधानसभा नहीं फंक्शन कर रही होगी। क्या नहीं फंक्शन कर रही होगी? विधानसभा फंक्शन नहीं कर रही होगी। और ये पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है इसको? तो ये दी गई है आर्टिकल 231 में। याद रही बात? कोई दिक्कत इस बात में? 231 में, 213 में? एक बार इसका आर्टिकल प्लीज़ चेक कर लेना, दिमाग से स्किप हो रहा है। शायद 213 है या 231 है। प्लीज़ इसका एक बार आर्टिकल चेक कर लेना, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? अभी दिमाग में याद आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है कौन करता है इसकी नियुक्ति? इसकी नियुक्ति का क्रेडिट जाता है राष्ट्रपति को। सिर्फ उच्च न्यायालय ही नहीं, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस और जज की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति ही करता है। क्लियर है बात यहाँ पर? एक बात और याद रखना, इस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है, भारत के चीफ जस्टिस कौन है? ये बात आप मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताओ कि इस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन हैं और कौन से नंबर के हैं। चलें आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अरे बहुत ज़्यादा आगे आ गए हम तो, बहुत तेज़ी से ही आगे आ गए। चलो क्वेश्चन ये क्या है? बोल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? यहाँ पर देखो ट्विस्ट किया है इसने क्वेश्चन को। देखो, जो दिल्ली हो कहीं पर भी मुख्यमंत्री की, नॉर्मल कंडीशन में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके हाथ में है? गवर्नर नियुक्ति करता है। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है आपके? राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर गवर्नर नहीं करेगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में तो गवर्नर होता ही नहीं है, तो वहाँ पर कौन होता है? लेफ्टिनेंट या लिeutenant गवर्नर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिeutenant गवर्नर क्या करता है? आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। कई बार बच्चों को एक तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, बिल्कुल गलत। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। चुनाव जो होता है वो होता है एमएलए और एमपीज का। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भाई ग्राम सभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये तो सब गलत है। जो उम्र है ग्राम सभा की बनने की वो है 18+। अगर आप 18 साल से ऊपर हो जाते हो तो आप ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हो। क्लियर है बात? ग्राम सभा का सदस्य बनने की जो सबसे अपर लिमिट होती है वो होती है 18 साल। सॉरी, मिनिमम लिमिट जो होती है वो होती है 18 साल। अच्छा, याद रखना भारत के अंदर जो पंचायत की बात आती है, ठीक है, भारत के अंदर पंचायत आई थी 1992 में ऑफिशियली, जबकि पहली बार आई थी 1952 के अंदर। ठीक है, तो ये अनऑफिशियली आई थी, बट जो ऑफिशियली आई थी वो आई थी 1992 के अंदर। और संवैधानिक संशोधन किया गया था कौन सा? 3078। और इसके अंदर बोला गया कि पंचायत का क्या करा जाएगा? गठन किया जाएगा। पंचायत किस लिए? ये ग्राम यानी गांव के लिए, ये गांव स्तर पर, विलेज स्तर पर क्या करती है? काम करती है। ठीक है जी, कोई डाउट इस बात में बच्चों? आगे बढ़ें, हम पंचायत अलग से पढ़ेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल शेयर करने की ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बड़ा अच्छा है। भारत के, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सेम बात है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? आपके भारत के राष्ट्रपति का ही काम है। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? इसकी नियुक्ति करता है।
याद रखना बात, पर किसके किसके किससे एडवाइस लेकर के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेकर के। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में सचिव की नियुक्ति, जो इनके सचिव होते हैं ना, जो इनके सेक्रेटरी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना उनकी नियुक्ति करता है कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसकी किसके कहने पर? प्रधानमंत्री अपनी क्या कैबिनेट के कहने पर। उसकी कैबिनेट उसका क्या लेती है? निर्णय लेती है कि किसको क्या बनाया जाएगा, मतलब कौन सचिव बनेगा। ठीक है, कौन कहाँ का सचिव बनेगा, ये बात कौन करती है? कैबिनेट करती है। क्लियर है यहाँ पर बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो टफ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन बोलता है? भारतीय कांग्रेस में के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे रहीमुल्ला साइनी। रहीमुल्ला साइनी जो थे, साइनी जो थे वो 1896 में क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और कौन से सेशन के अध्यक्ष बने थे? तो कोलकाता सेशन के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये पहले मुसलमान थे जिनको क्या करा गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बात और याद रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1885 के अंदर। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, अब बात करते हैं एक दो फैक्ट की और, जो काफी बार पूछा गया पेपर के अंदर। पहली महिला, फर्स्ट वुमेन, और मैं वुमेन का मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी? इंडियन की। तो फर्स्ट वुमेन जो आईएनएस की अध्यक्ष बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वो बनी थी 1925 में कानपुर के अंदर। और कौन थी वो? बताओ, याद हो तो? कानपुर के अंदर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। अच्छा, सरोजनी नायडू, ये बात भी याद रखना, सरोजनी नायडू पहली क्या बनेंगी? पहली सीएम भी बनेंगी, ये महिला सीएम। ठीक है, एक बात ये रखना। दूसरी बात याद रखना कि महात्मा गांधी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो महात्मा गांधी जी एकमात्र सेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और वो सेशन कौन सा था? 1924। और कहाँ पर हुआ था? तो बेलगांव में। ठीक है जी, याद रहेगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई पंचायत द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? तो देखो, पंचायत बात करती है गांव की। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि पंचायत की जब हम बात कर रहे होते हैं तो पंचायत क्या करती है? आपका सीमा शुल्क लेगी या भूमि कर लेगी। नहीं, पंचायत जो कर लेती है वो है स्थानीय मेला कर। जो मेला कर होता है उसको लेने का अधिकार किसके पास होता है? पंचायत के पास होता है। पंचायत उसको क्या करती है? वसूलती है। एक बात और याद रखना, भारत में पंचायती दिवस मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। ठीक है, याद रहेगी। और ये बातें कहाँ पर लिखी हुई हैं कि कौन कर ले सकता है, कितना कर ले सकता है? तो ये लिखिए 11वीं अनुसूची में। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखो कि क्लासेस की जो ये इन्फॉर्मेशन है, जो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसको राइट डाउन कर लिया करो कॉपी पे। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आप इंजॉय कर रहे हो, आप नॉलेजफुल है। देखो यार, कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, कोई बच्चा नहीं है, तो मैं बेफालतू के जोक तो क्रैक कर नहीं सकता, नॉट पॉसिबल फॉर मी। हाँ, बट एक चीज़ ये है कि आपकी सटीक पढ़ाई हो रही है। अगर मैं 25 मिनट 30 मिनट की क्लास दे रहा हूँ तो 30 मिनट की क्लास है, थोड़ा सा नीरस हो जाती है, मैं मानता हूँ, थोड़ी सी आपको बोरिंग करने लगती होगी। बट भाई देखो, जो सब्जी, आज एक बात ध्यान रखना, जो सब्जी सबसे कड़वी है वो सबसे अच्छी है। जो बहुत हंसी मजाक वाला हिसाब किताब होता है ना क्लासरूम में, बिल्कुल ही मतलब एकदम लोटपोट चल रही है, कंटेंट हो नहीं ना कुछ भी, और सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अब कुछ भी फालतू की बात चल रही है, वहाँ पर आप समय बर्बाद कर रहे हो। बट कोई भी टीचर, मैं अपनी ही नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी टीचर, अगर आपको, मेरे सामने बच्चे नहीं हैं यार, सबसे बड़ी परेशानी तो ये, हंसी मजाक होता है क्लास में, नो डाउट, अच्छा लगता है हंसी मजाक करना, बट वो जब जब बच्चा हो, मैं कंप्यूटर को देख के क्या ही कर लूँगा, मतलब ये मुझे क्या ही, मतलब मेरा मन मोह लेगा, है ना, कोशिश ही कर सकता हूँ ना। और फिर ऐसे गंदे जोक निकल सकते हैं जिनका मतलब अच्छे ही ना लगे आपको, सर रहने दो। ठीक है, तो प्लीज़
वीडियोस को लाइक करो, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी जल्दी मैं लाइव तुम लोगों के सामने आ जाया करूँगा, तुम लोगों को मैं देख सकूँगा, थोड़ा पैसा वैसा खर्च कर लूँगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीबी से जूझ रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, बट स्टिल तुम लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, अपना रखो ध्यान, बाय।